वो फ्रेश होने के बाद बाहर निकला था। उसके बाल गीले थे, जिनमें से कुछ नन्ही बूंदें गिरकर नीचे पड़ी कारपेट पर जज्ब हो रही थी। वह रूम में नहीं थी, इसलिए वह भी बालकनी में आया, जहां वह उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक बैठी चांद को ही देख रही थी। उसके पास दो चाय के कप रखे हुए थे, जिनमें से भाप निकल रही थी। तुमने सोना नहीं है? वो उसके साथ बैठ गया। सोना है? फिर यहाँ क्यों बैठी हो? उसने चाय का कप उठाते हुए पूछा। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो? जावियार ने चाय का घूंट भरते उसे देखा। कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ, शुक्र है, लेकिन तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ज़विश सुल्तान को मेरे दूर जाने के ख़्याल ने डराया है। तुम बहुत बदतमीज़ हो। उसने उसे मुक्का रसीद किया। अब क्या कर दिया मैंने? उसने इतनी मासूमियत से पूछा कि ज़विश हँस दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही नील हो? तुमने कभी पूछा ही नहीं। उसने सादा से जवाब दिया। तुम्हें पता था कि मुझे उसकी रेस कितनी पसंद है, मैं उसकी रेस की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया। वह जल्दी-जल्दी बोले जा रही थी और वह उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मतलब उसकी बीवी भी उसकी फ़ैन थी। मैंने नहीं बताया। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा था तुम अपनी आँखों से देख लो। उसके जवाब पर वह खामोश हुई। वैसे एक बात पूछूँ? तुम इजाज़त नहीं माँगा करो, हुक्म दिया करो। तुम आज भी रेस जीत सकते थे मुझसे। फिर हारे क्यों? जब तुम मेरे मुकाबिल हो तो फतह कैसी? और वैसे भी मैं हारा नहीं हूँ, जीता हूँ। लम्हे की खामोशी के बाद वह दोबारा बोला, तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। वो उसकी खुशी के लिए हारने को भी तैयार रहता था। हाँ, यह उसका अपना तरीका था जीतने का। वैसे तुम कितने मिसने हो ना? कुछ याद आने पर उसने कन अखियों से जावियार को देखा। क्यों? मैं जब भी नील की बातें करती थी तुम जेलस होने लग जाते थे। हालांकि वह तुम खुद थे। हाँ, तो मैं जानता था ना ये बात, तुम तो नहीं जानती थी। तुम्हारे लिए तो वह एक अनजान शख्स था ना। और तुम मेरी तारीफ नहीं करती थी, तुम नील की करती थी। तो नील भी तो तुम खुद ही हो ना। तो इनडायरेक्टली तुम्हारी ही तारीफ हुई ना। मुझे इनडायरेक्टली नहीं चाहिए ना, तुम डायरेक्टली मेरी तारीफ किया करो। जिस दिन मुझे तुम में तारीफ के काबिल कुछ दिखा, उस दिन तुम्हारी तारीफ करूंगी। लब दांतों तले दबाते उसने लापरवाही से कहा और चाय का कप उठाते चाय पीने लगी। चाय अच्छी बना लेती हो तुम। चाय का घूंट भरते जावियार ने उसकी तारीफ की। आखिर इतने अरसे बाद उसके हाथ की चाय उसे नसीब हुई थी। हाँ, लेकिन तुमसे कम। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो चाय का कप हाथ में पकड़े बज़ाहिर तो आसमान की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया। चलो, तुम्हें कोई तो खूबी नजर आई मुझ में। होठों पर मचलती मुस्कुराहट के साथ उसका शरीर लहजा। वह बातें निकलवाना जानता था। मॉल में हर तरफ गहमा-गहमी थी, ऐसे जैसे पूरा कराची उठकर मॉल में आ गया हो। ऐसे में वह बेसार सा चेहरा लिए रेहाना बेगम के पीछे-पीछे चल रही थी। उसका मॉल आने का कोई इरादा नहीं था, चूँकि रेहाना बेगम ने उसे अपने साथ आने को कहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो मना न कर सकी। सफ़ीना बेगम और रेहाना बेगम आगे चल रही थी, वह उनके 2 कदम पीछे थी। उसके साथ ही सवेरा भी थी, जिसकी मौजूदगी को उसने सिरे से इग्नोर किया हुआ था। वह अपनी धुन में जा रही थी जब कोई शख्स उससे टकराया। सॉरी। उसने एक नज़र सामने मौजूद लड़के को देखा, जिसके साथ 2 लड़के भी थे, और वह आगे बढ़ गई। अब की बार उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। वह गुस्से से पीछे पलटी थी और सामने वही 3 लड़के थे, जिनके चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी। सॉरी, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। बात सुनो मेरी, इधर आओ। माहिनूर ने हाथ के इशारे से उसे आगे आने को कहा। वहीं उसकी आवाज़ सुनते सफीना बेगम और हाजरा बेगम भी रुक गईं। जी कहें? लड़के ने करीब आते खासा लोफराना अंदाज में जवाब दिया। बहुत शौक नहीं है तुम्हें टकराने का? सॉरी भी तो कहा है मैंने। वह अपने बाकी दोनों दोस्तों के हाथ पर ताली मारकर हंसने लगा। माहिनूर ने इर्द-गिर्द देखते हुए लंबी सांस खींची और एक चमाट उसके मुंह पर रसीद किया। वह जो इस अमल के लिए तैयार न था, अचानक लगे चमाट की वजह से लड़खड़ा गया। अपने गाल पर हाथ रखे उसने गुस्से से माहिनूर को देखा। माहिनूर, क्या हुआ है? हाजरा बेगम जल्दी से आगे आईं। कुछ नहीं आंटी, उसको इसकी औकात दिखाई है। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वह जोर से चिल्लाया था। आवाज़ हल्की रखो, समझे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? उसने एक कहर आलूद नज़र सामने खड़े लड़कों पर डाली। उसके इस तरह चिल्लाने पर सफीना बेगम ने इर्द-गिर्द देखा, जहाँ सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। देख लूँगा मैं तुम्हें। उसकी धमकी पर माहिनूर ने हाथ जलाए, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लड़के ने आस-पास जमा होते लोगों का हुजूम देखा और उस वक़्त यहाँ से निकलने में ही अपनी आफ़ियत समझी। ए लड़की, क्या तमाशा लगा रही हो यहाँ? सफ़ीना बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आंटी, छोड़े मेरा बाजू, दर्द हो रहा है मुझे। उनसे बात करते हुए उसके लहजे में नरमी थी। यहाँ तमाशा लगाना बंद करो, समझी? और खामोशी से यहाँ से चलो। उन्होंने उसे आंखें दिखाते हुए वार्न किया। रेहाना बेगम भी माहिनूर के साथ जा खड़ी हुई। इसमें तमाशा लगाने वाली क्या बात थी? उसने कुछ गलत नहीं किया, अपना दफ़ा किया, और मेरा ख़्याल में यह सही था। रेहाना बेगम ने उसकी तरफ़दारी की। घर चलकर इस मामले पर बात होगी। उन्होंने इर्द-गिर्द लोगों की जाँचती नज़रों को देखा और वहाँ से निकल गईं। उनके पीछे ही मायनूर और हाजरा बेगम भी बाहर निकलीं।
वह चारों एक साथ ही आई थीं और वापसी पर सफीना बेगम का अपने घर लौटने का इरादा था, लेकिन अभी वह सब सुल्तान मेंशन ही जा रहे थे। पूरे रास्ते खामोशी से तय करते वह सुल्तान मेंशन की हदूद में दाखिल हुए। जावियार और बुराक दोनों ही लॉन्च में बैठे लैपटॉप में कुछ काम में मसरूफ थे, जहां बुराक उसे अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। वहीं जविश उन दोनों के लिए चाय बनाने के गर्ज से किचन में थी और आयशे अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। सफीना बेगम तेज कदम उठाए हुए अंदर आई थीं और अपने हाथ में पकड़ा बैग जोर से सोफे पर पटका कि जावियार और बुराक दोनों ही उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। उनकी इस हरकत पर बुराक ने जावियार की तरफ देखा, जिसने लाइल्मी के बाद सरनफी में लाया। दोनों की नजर लॉन्च का दरवाजा उबूर करती मायनूर पर पड़ी, जिसके साथ हाजरा बेगम भी अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है पुप्पो? बुराक ने पूछा। अपनी बीवी से पूछो क्या हुआ है। बुराक ने मायनूर को देखा, जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। आपा ऐसा भी क्या कर दिया बच्ची ने? उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिस पर आप का ये रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं। अब की बार रिहाना बेगम की आवाज़ में भी थोड़ी सख्ती थी। उन्हें सफीना बेगम की यूँ बिलावजह गुस्सा करने की वजह समझ नहीं आ रही थी। कुछ गलत नहीं किया उसने? वहाँ पूरे मॉल में तमाशा बना दिया उसने और तुम कह रही हो कि कुछ गलत नहीं किया? सफीना बेगम ने कदरे ऊँची आवाज़ में कहा कि ज़विश और आयशे भी उनके शोर से बाहर लाउंज में आ गईं। कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? बुराक ने बारी-बारी उन्हें देखते हुए पूछा। मैं बताती हूँ, तुम्हारी बीवी से कोई राह चलता लड़का गलती से टकरा गया। उसने तो पूरे मॉल में तमाशा बना दिया। सफीना बेगम ने पूरी कहानी उसे बताई। तो? बुराक ने एक लफ्ज़ी सवाल पूछा। तो क्या? तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कैसी नज़रों से देख रहे थे? और अगर वह गलती से टकरा ही गया था तो जाने देती। उसमें इतना तमाशा बनाने वाली कौन-सी बात थी? आंटी, गलती एक बार होती है, बार-बार नहीं। वह जानबूझकर दूसरी बार टकराया था। महानूर ने अपना दफ़ा करना चाहा। तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? लड़कियों को ये सब ज़ेब नहीं देता कि वह घर से बाहर जाकर लड़कों की तरह लड़ाई करें। अब की बार वह ज़ोर से चिल्लाई थीं। तुमने उसे चमाट मारा था? बुराक ने उससे पूछा, जिस पर उसने सर इस बात में हिलाया। तुम्हें उसे चमाट नहीं मारना चाहिए था। बुराक के इतने आराम से कहने पर मायनूर ने बेयकीनी से उसे देखा। समझाओ इसे, यह सब लड़ाई झगड़े लड़की ज़ात को ज़ेब नहीं देते, वह खामोशी ही अच्छी लगती है। अब की बार सफीना बेगम के कहने पर माहिनूर को गुस्सा नहीं आया, वह बस खामोश नज़रों से बुराक को देख रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें उसे सिर्फ चमाट मारकर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने गलती कर दी। वह एक पल के लिए रुका, तुम्हें उस पर हैरेसमेंट का केस भी करना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ होता और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह तुम्हें कुछ कहता। उसके इस तरह कहने पर मायनूर की आंखों में चमक उभरी और वहीं सफीना बेगम ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि ऐसे मामले में खामोश रहे और तुम उसे और शह दे रही हो। सॉरी पुप्पू, मैं अपनी बीवी को बिल्कुल यह बात नहीं समझा सकता कि वह इस मामले में खामोश रहे। बुराक, एक खानदानी औरत को यह सब जेब नहीं देता कि वह राह चलते मर्दों पर हाथ उठाए। तो क्या एक खानदानी मर्द को यह सब जेब देता है कि वह राह चलती औरत से टकराए, उन्हें बिला जरूरत छुए? वो उनकी एक ही बात से तंग आ चुका था, इसलिए थोड़ी सख्ती से मुखातिब हुआ। क्यों हम ऐसे मामले में औरतों को खामोश रहने को कहते हैं? क्यों हम उसे ये नहीं सिखाते कि ऐसे मामले में अपने हक का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले पर केस किया जाए? औरत की खामोशी मर्द को बढ़ावा देती है। अगर वह पहली बार में ही उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए तो मर्द दूसरी बार कोई भी गैर अखलाकी हरकत करने से गुरेज करेगा। और अगर माहिनूर ने उसे भरे मॉल में सबके सामने जलील किया है तो सही किया है। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा और माहिनूर के ऐन मुकाबिल जाकर खड़ा हुआ। तुम्हें किसी के भी कहने पर अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने सही किया है। ऐसे मर्दों को अगर रोका न जाए तो वह यही हरकत हर दूसरी औरत के साथ करते हैं। तुमने उसे सबके सामने जलील करके अच्छा किया है। अब वह दोबारा किसी औरत के साथ ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। उसने मायनूर की आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा। सफीना बेगम तो उसकी इस तरह शाबाशी देने पर इतना सा मूल्य खामोश हो गईं। अलबत्ता सवेरा को यह मामला इतनी आसानी से खत्म होता देखकर सुकून नहीं हुआ और किसी ने मायनूर को कुछ कहा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके शैतानी दिमाग में सोच आई जिसे उसने लफ्ज़ों की शक्ल दी। वैसे गलती उस लड़के की नहीं, पहले मायनूर ही उससे टकराई थी। उसने हल्की आवाज़ में कहा था, लेकिन खामोशी होने के बाद उसके अल्फाज सबकी समाज से टकराए थे। बुराक की आंखों में पल में खून उतरा। वह यकदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब माहिनूर ने उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त की, वह वहीं ठहर गया। मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ तुम्हारे मुँह से और निकला तो याद रखना, दोबारा बोलने के लिए भी तरस जाओगी। उसके लहजे में वार्निंग के साथ कुछ ऐसा था कि सवेरा अपना थूक निगलती हुई 2 कदम पीछे हुई थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हो। उसने हकारत से उसे देखा और माहनूर का हाथ पकड़े सीढ़ियां ऊपर करते ऊपर की तरफ चल दिया। जाविया ने एक कोफ्त भरी नजर उस पर डाली और बुराक का लैपटॉप उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आयशे और जविश भी दोबारा अपने कामों में लग गईं। हाजरा बेगम ने एक नज़र उनके गुस्से से लाल चेहरे को देखा और वहीं उनके साथ सोफे पर बैठ गई। हमें चलना चाहिए, सफीना बेगम ने सवेरा को देखते हुए कहा और उठकर अपना बैग उठाने लगी। बैठिए आपा, कुछ खा कर जाइएगा।
नहीं, हमें भूख नहीं लगी। वह उसी तरह मुँह बनाकर वहाँ से चली गईं। हाजरा बेगम ने भी उन्हें ज़्यादा इसरार नहीं किया। वह खुद भी उनके आज के रवैये और बिलावजह गुस्सा करने के खिलाफ थीं। वो उसका हाथ थामे रूम में ले आया। अंदर आते ही वो उसका हाथ छोड़े सोफे पर बैठ गया। दोनों हाथों को बाहम मिलाए मुट्ठी की शक्ल में अपने मुंह पर रखे वह नीचे बिछी कालीन को देखते कुछ सोचने लगा। वह आहिस्ता कदम लेती उसके साथ जा बैठी। तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? उसने पूछा। बुराक ने सर इस बात में हिलाया। नजरें हनूस कालीन पर थीं। ऐसे मर्दों के बारे में सोचकर गुस्सा करने से क्या होगा? वो उसके सवाल पर हाथ नीचे करते सीधे होकर बैठा। मुझे उस जलील आदमी की वजह से गुस्सा नहीं आ रहा। उसने जो किया वह तो गलत था। लेकिन फुप्पू, वह कैसे इस मामले में खामोश रहने को कह सकती हैं? वह कुछ न कह सकी। उसके पास कुछ था ही नहीं कहने को। मुझे समझ नहीं आती कि घर वाले ऐसे मामले में औरतों को खामोश रहने का क्यों कहते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि माशरा क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अमूमन अगर किसी औरत के साथ रास्ते में कोई ऐसी हरकत होती है और वह आवाज़ उठाए तो सबसे पहले उँगली उसी पर उठाई जाती है कि वह घर से निकली ही क्यों? चाहे वह अपने किसी काम के सिलसिले में ही क्यों ना निकली हो, लोग उस पर आवारगी की तहमत लगाने से भी गुरेज़ नहीं करते। और ये माशरा तब कहाँ जाता है जब भरी सड़क पर कोई मर्द ऐसी हरकत कर जाता है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उस मर्द को कुछ कहे, या लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। इस माशरे के लोग बुराई खत्म करने के बजाय उसे रोकने की बजाय मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाने लग जाते हैं। उसके अंदाज में अफसोस था। तो क्या हम इस मामले में कुछ कर सकते हैं? हम लोगों की सोच बदल सकते हैं? माहनूर ने उसे देखते हुए पूछा। हमें लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो लोग आकर हमारी मदद नहीं करते। हमें अपनी मदद आप करनी पड़ती है। इसलिए जब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है तो ये माशरा क्या सोचता है हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। हम ऐसे माशरे में रहते हैं ना, जहाँ अगर औरत खामोश रहती है तो वह बहुत इज्जतदार और ख़ानदानी कहलाती है, और अगर वह अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो वह भागी कहलाती है। तो क्या हम वाक़ई में किसी की सोच नहीं बदल सकते? हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। हम किसी को एक चीज़ बार-बार क्यों ना समझाएँ, अगर वह समझना ही नहीं चाहे, तो हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। माशरा तभी बदलता है जब लोग खुद किसी मामले पर सोचें, और बदकिस्मती से यहाँ के लोग सोचते ही नहीं हैं। कुछ लोग आज भी उसी दकियानूसी ज़माने में रहते हैं, जहाँ अगर उन्हें अपनी बहन-बेटी के खिलाफ कोई बात सुनने को मिल जाए, तो वह उसे अपने सो कॉल्ड इज़्ज़त की खातिर मार देते हैं। इस बात को सोचे बिना कि जो उन्होंने सुना है वह सच भी है या नहीं। नूर, हम यहाँ किसी की सोच बदलने के लिए नहीं आए। यह माशरा हम लोगों से ही बनता है, और अगर हर इंसान खुद को सही रखे, सही और गलत में फ़र्क करना सीखे, तो माशरा बेहतर बन सकता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो, समझी? उसने उसे समझाते हुए पूछा। नीचे थोड़ी देर पहले मुझे सबके सामने ऐसे लगा था, जैसे मैंने थप्पड़ मारकर कुछ गलत कर दिया है, और तुम मेरा साथ नहीं दोगे। अपनी हथेलियों को मसलते थोड़ी देर पहले की कही गई उसकी बात का हवाला देते उसने हल्की आवाज़ में कहा। बुराक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, पहली बात, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। दूसरी बात यह कि अगर तुम कुछ गलत करती तो भी मैं सबके सामने तुम्हारा ही साथ देता। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा साथ देना मुझ पर लाजिम है। अगर मुझे तुम्हारी किसी बात की दुरुस्तगी करनी होगी तो वह मैं अकेले में करूंगा, सबके सामने नहीं। उसने मान भरी निगाहों से सामने बैठे वजूद को देखा। वह परफेक्ट शौहर था। क्या सोच रही हो? उससे खुद को तकता पाकर बुराक ने पूछा। सोच रही हूँ तुम सीरियस अंदाज में भी प्यारे लगते हो। ओह, तो माइनूर मैडम को मैं प्यारा लगता हूँ? कभी कभी, जब तुम समझदारों वाली बात करते हो। उसने लब दांतों तले दबाए शरारत से कहा। "उम्म, फिर तो मैं तुम्हें हर वक़्त अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शौहर बहुत समझदार है।" मायनूर ने नज़र भरकर उसे देखा। वह पूरा कॉम्बो था। शरारती, समझदार, संजीदा, मज़ाहिया, गुस्से वाला, और सिर्फ़ अपने करीबी लोगों के साथ खुलकर बात करता था। वरना उसके चेहरे पर संजीदगी का खोल होता था। वह लोगों से उन्हीं के अंदाज़ में पेश आता था। घर के तमाम अफ़राद ने मिलकर अच्छे माहौल में खाना खाया। मेहताब साहब, जो कि दोस्त के साथ बिज़नेस लंच पर गए थे, उनको घर आने के बाद दिन के हुए वाक़ये के बारे में बता दिया गया था, जिस पर उन्होंने मायनूर के सर पर हाथ फेरकर उसे दाद दी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। खाना खाने के बाद सारी यंग जनरेशन चाय का मज़ा लेते हुए बातें कर रही थी। वैसे एक बात कहूँ तुम्हें, आयशा ने अपने साथ बैठी मायनूर को देखते हुए कहा। चूँकि उन दोनों की उम्र में इतना फ़र्क नहीं था, इसलिए वह माहिनूर को तुम कहकर बुलाती थी, और उन दोनों ने ही आपस में आप जनाब वाला कोई तकल्लुफ़ नहीं रखा था। बोलो? तुमने अच्छा ही किया था उसे मार के। मैं तो कहती हूँ सर फाड़ कर आ जाती उसका। आयशा ने जज़्बाती होते हुए कहा। हाँ, सर फाड़ देती, और अगर गलती से वह मर जाता तो केस मुझ पर ही बनता। हाँ, तो ख़ैर है, मैं हूँ ना, मैं लड़ लेती तुम्हारा केस। मिसेज़ आयशे, आप वकील बन रही हैं, अभी वकील बनी नहीं हैं। उसने उसे याद दिलाया कि उसे अभी डिग्री तक नहीं मिली, तो केस लड़ने का एक्सपीरियंस क्या खाक होगा? वह वकील नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं हूं ना। बुराक ने उसके करीब होते हुए हल्की आवाज में कहा। तुम सामने वाले को मार के आ जाओ, तुम्हारा शौहर है ना, संभाल लेगा। उसने शौक अंदाज में कहा।
शौहर को जब बार-बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ते ना, तब पता चलता शौहर को। खैर है, तुम्हारे लिए अदालतों के चक्कर भी काट लेता। उसने आंख विंक करते जवाब दिया। माहिनूर ने आईब्रो उठाकर उसे देखा, जैसे कहना चाह रही हो, अच्छा, ज्यादा शौखे बनने की जरूरत नहीं है। उसे घूरकर कहते वह बाकियों की तरफ मुतवज्जो हो गई। वह अपने बेड पर आराम से लेटे कमरे की छत को देख रही थी। उसे सुबह से अपनी तबीयत में खराबी महसूस हो रही थी। उसका दिल भी घबरा रहा था। वह उन्हीं सोचों में थी जब रूम का दरवाजा खुला। मुस्तफा को अंदर आता देखकर वह उठकर बैठ गई। दिन कैसा गुजरा? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। सही गुजरा है, कुछ खास नहीं। हाथ से घड़ी निकालकर साइड टेबल पर रखते उसने जवाब दिया। मोबाइल और वॉलेट भी वहां रखते उसने पास में रखे जग से पानी निकाल कर पिया। तुम थोड़ी देर सब्र करो, मैं चेंज कर आऊं, फिर तुमसे बात करता हूँ। अपने स्क्रब की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा और अलमारी से ड्रेस लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला था। उसके बालों से पानी के नन्हे कतरे बह रहे थे। वह अब काफी फ्रेश लग रहा था। हाँ, तो अब बताएं, आपका दिन कैसा गुजरा? उसके साथ बैठते मुस्तफा ने पूछा। मेरा गुजर गया। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? उसके मुरझाए चेहरे को देखते उसने पूछा। नहीं, परेशानी नहीं है कोई, बस दिल घबरा रहा है बहुत। खैरियत? पता नहीं, अजीब महसूस हो रहा है। वो उसके एक बार पूछने पर उसे सब बता देती थी, इसलिए साफ गोई से बोली। बुखार तो नहीं कहीं? मुस्तफा ने उसके माथे और गर्दन पे हाथ रखते टेम्परेचर चेक किया, जो कि नॉर्मल ही था। अभी वह कुछ कहता कि हूर का अचानक दिल खराब होने लगा। वह भागते हुए वॉशरूम में घुस गई। मुस्तफा भी उसके पीछे ही गया। उसे बेसिन पर झुका देख कर मुस्तफा ने दोनों अतराफ से उसके बाल पकड़कर पीछे किए और उसकी कमर रब करने लगा। उल्टी करने के बाद उसने मुंह धोया। मुस्तफा ने तौलिया उसके सामने किया, जिससे वो अपना मुंह साफ करते हुए बाहर आई। अब कैसा फील हो रहा है? बेहतर। कुछ उल्टा खा लिया था क्या? उसने परेशानी से पूछा। नहीं। फिर तबीयत क्यों खराब हो गई अचानक? सुबह तक तो ठीक लग रही थी। हूर ने हैरानगी से उसे देखा। आप डॉक्टर ही हैं ना? उसकी आवाज में हैरत उभरी। हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब, आपको डॉक्टर की डिग्री किसने दी? क्या मतलब किसने दी? मेरी मेहनत की डिग्री है। तो आप पढ़ते भी थे या सिर्फ यूनिवर्सिटी की दीवारों को हाथ लगाकर वापस आ जाते थे? हूर, क्या बोल रही हो? लगता है तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है, जिससे आपके दिमाग पर भी असर हो गया है। अपनी जगह से उठते हुए हूर के लिए एक गिलास में पानी उड़ेलने लगा। आप बाप बनने वाले हैं। पानी डालकर उसने गिलास उसके सामने किया। ओह अच्छा, मैं बाप बनने वाला हूँ? क्या? मैं मैं बाप बनने वाला हूँ? हम दोनों बाप बनने वाले हैं? नहीं, मेरा मतलब कि हम माँ बाप बनने वाले हैं। लफ्ज कानों में जज्ब होते ही उसकी आंखें पूरी खुली थीं। हूर, आप सच कह रही हैं ना? उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर बेपनाह खुशी जाहिर थी। ऐसे मामले में झूठ कौन बोलता है? आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उसने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। मुझसे ज्यादा खुशी तो आपको हो रही है। हाँ, तो पहली बार बाप बनने वाला हूँ, खुशी तो होगी ना? उसने इस तरह कहा था कि हूर ने आंखें सिकुड़कर उसे देखा। मेरी भी आपके साथ ही शादी हुई है। ओह बेगम, कितना बोलती हो आप। चलो। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कहाँ? उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोककर पूछा। अब यह इंसान कहाँ लेकर जा रहा था उसे? डॉक्टर के पास। हूर ने उसका हाथ छोड़ते हुए उसे सर ता पैर गौर से देखा। मतलब यह इंसान खुशी में वाकई भूल चुका था कि वह खुद भी डॉक्टर है। खुशी उसके दिमाग पर चढ़ गई थी। आप हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? क्या मतलब क्यों जाता हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। उसने रवानी से जवाब दिया, फिर आखिर में अपने जुमले पर गौर करते खुद ही रुका। हूर ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। यार, मेरा मतलब यह था कि किसी लेडीज डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी नहीं, अभी वक्त ही कितना हुआ है, कुछ दिनों तक चलेंगे। हूर ने मिन्नत की। अच्छा ठीक है। वह जल्दी से मान गया। वह ऐसे ही उसके एक बार कहने पर सब मान जाता था। उसे उसका खुद से मिन्नत करना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा हुक्म करती हुई उसे अच्छी लगती थी। आज शायान हाउस पूरा रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ रौनक लगी हुई थी। आज वहां शायान हाउस के नफूस के अलावा भी सब मौजूद थे। हूर की खुशी के मौके पर आज सबको दावत दी गई थी, जिसमें शाह हाउस और सुल्तान मेंशन के लोग शामिल थे। सबने उन दोनों को मुबारकबाद दी। तमाम औरतें इस वक्त हूर के सर पर बैठी थीं और मर्द हजरात भी उसे कोई लिफाफा दे रहे थे। बुराक दूर से बैठा ये सारा सीन देख रहा था, फिर मुस्तफा के करीब होते हुए बोला। ये सब लोग भाभी को ही लिफाफा क्यों दे रहे हैं? कोई तुम्हें क्यों नहीं दे रहा कुछ? वही मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए यार कुछ। वह भी उन्हें ही देख रहा था जहाँ कोई उसे पूछ ही नहीं रहा था। चलो खैर है, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। हुक्म करो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा। बुराक ने खुले दिल से ऑफर दी। ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैंने हुक्म करने को कहा था, बकवास नहीं। उसकी सारी सखावत निकल गई। हाँ, तो तूने ही कहा था कि टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। मुस्तफा ने तड़क कर उसी के अंदाज में कहा। हाँ, तो टेंशन नहीं लेने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि तुम मुझे टेंशन दे दो। चुप होके बैठ जा यहाँ पर। मुस्तफा ने जले भुने अंदाज में कहा। भलाई का जमाना ही नहीं है। उसने कंधे उचकाए। मुस्तफा ने उसे घूरा और दोनों दोबारा से सामने नजर आने वाले नजारे को देखने लगे। आज यूनिवर्सिटी न जाने की वजह से वह लेट उठी थी। सीढ़ियां उतरती वह अपने बाल सेट करती नीचे ही आ रही थी जब नजर सामने बैठी सवेरा पर गई। उसका खुशगवार मूड पल में खराब हुआ था। सवेरा ने एक नजर उसे देखा
जो उसे देखकर किचन की तरफ चल दी। मुलाजमा को नाश्ता बनाने का कहते वह दोबारा बाहर आई और लॉन्च में रखे सोफे पर बैठ गई। रिहाना बेगम ने उन दोनों को देखा, जो एक दूसरे से ऐसे मुंह बनाकर बैठी थी जैसे दुश्मन हो। खैर, सवेरा की पिछली हरकत के बाद वह माहिनूर को उससे बात करने के लिए कोई फोर्स भी नहीं करना चाहती थी। उन्हें खुद भी उसकी कही बात से काफी दुख पहुंचा था, लेकिन वह हर बार उसे उसकी नादानी समझकर माफ कर देती हैं। आज भी सुबह उसके आने के बाद से अभी तक वह उससे नॉर्मल अंदाज में ही बात कर रही थी। मामी, वैसे बुराक कहीं नजर नहीं आ रहा? उसने बुराक पर खासा जोर देते कहा, तिरछी निगाह मायनूर पर भी डाली, जो बेनियाजी से बैठी मोबाइल में मसरूफ थी। वो ऑफिस गया है, कुछ काम था उसे। रेहाना बेगम ने मिठाई के डब्बे शॉपर में रखते मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, और जावियार? वह भी हॉस्पिटल गया, आता ही होगा थोड़ी देर में। वैसे उन दोनों के बिना घर अधूरा ही लगता है। भले से जितना भी लोग हो यहाँ, रौनक उनसे ही है। वह तो है, लेकिन माशाल्लाह से मेरी बेटियां भी है ना, आधी रौनक तो उनसे ही होती है। उन्होंने माहिनूर की तरफ देखते हुए जवाब दिया। जवाब पर उसने मोबाइल से नजर उठाकर मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। सवेरा को तो उनकी इतनी सी तारीफ पर ही मुंह बन गया था। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं जरा पड़ोस में से हो आऊं। उनके पोते का अकीका है तो जाना जरूरी है मेरा। जी जी मामी, ठीक है, सवेरा ने खुश होते हुए जवाब दिया। माहिनूर ने उसकी आवाज में खुशी देखकर मोबाइल को देखते मुंह के जाविये बिगाड़े। उसे किस बात की इतनी खुशी हो रही है? रिहाना बेगम के जाते ही सवीरा ने लंबा सांस खींचते हुए माहिनूर को देखा, जो बिना उसकी तरफ देखे नाश्ते की टेबल की तरफ चली गई। वक्त तो खाने का था, लेकिन नींद से उठने के बाद वो सबसे पहले चाय के साथ ही कुछ खाती थी, इसलिए नाश्ता करने बैठ गई। सवेरा ने उसे देखा, जो उसकी मौजूदगी को सरासर इग्नोर कर रही थी। उसे भी कौन सी परवाह थी उसकी। वह भी बिना उससे बात किए घर में टहलने लगी। जावियर हॉस्पिटल से घर लौटा था। रूम में आते ही उसने अपनी वॉच उतारते साइड टेबल पर रखी। मोबाइल और वॉलेट भी जेब से निकालते उसने वहीं रखा। अपने जूते उतारते वह पेट के बल पेट पर ढह गया। कुछ लम्हे बाद उसने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और इनबॉक्स में गया। उसे ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। सबसे ऊपर जाना नाम से एक पिन चैट मौजूद थी। क्योंकि उसके मोबाइल में बहुत से कोलीग्स के मैसेज आते रहते थे, जिसकी वजह से उसने उसकी चैट को पिन किया हुआ था, ताकि अगर उसका कोई भी मैसेज आए तो वह बाकी चैट में कहीं नीचे न रहे, बल्कि सबसे ऊपर वाज़िह नजर आए। और वो हॉस्पिटल में चाहे जितना बिजी हो, लेकिन वह उसको बिना इंतजार करवाए उसी मिनट में जवाब देता था। वह उसकी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी थी, जिसे वह सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि मानता भी था। तकिए पर अपनी थोड़ी रखी उसने टाइपिंग करनी शुरू की। कहाँ हो? घर आने में कितना टाइम लगेगा? मैसेज सेंड करने के बाद वह स्क्रीन देखते जवाब का इंतजार करने लगा। 1 मिनट बाद जवाबी टेक्स्ट मौसूल हुआ। बस रास्ते में हूँ, पहुँचने वाली हूँ। मैसेज पढ़ते उसने ओके लिखकर सेंड किया और मोबाइल साइड पर रखते दोबारा पहले की तरह लेट गया। कुछ देर गुजरने के बाद वह उठा और सुस्त कदम लेता हुआ अलमारी की तरफ गया। अपने कपड़े निकालते वो वॉशरूम में चला गया। सवेरा ने आराम से डोर नॉब पर हाथ रखकर घुमाया। हल्का सा दरवाजा खोलकर उसने सर अंदर करते रूम में झांका, जहाँ कोई नजर नहीं आया। पूरा दरवाजा खोलते वह अंदर आ गई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। रूम में आते उसने बेड के ऊपर लगी जावियार की फ्रेम को देखा, जिसमें वह हंस रहा था। वह वही हंसी थी जिस पर वह बचपन में फिदा थी। लेकिन उसे यूं सामने से यह हंसी कभी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि वह उसके सामने कभी ऐसे खुलकर हंसा ही नहीं था। तस्वीर को निहारते उसने इर्द गिर्द देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। पहले तो उस टेबल पर सिर्फ जावियार के परफ्यूम रखे होते थे, लेकिन आज उसके साथ रखे जविश के सामान को देखते उसे जलन होने लगी। उसका दिल किया वो ये सारा सामान उठाकर जमीन पर फेंक दे। अगर वॉशरूम के अंदर गए बंदे का डर उसके दिल में न होता, तो वह अभी तक उसके कपड़े समेत सारे सामान को जला देती। आंखों में जलन लिए उसने खुद को आईने में देखा। टाइट जींस के ऊपर छोटा सा स्लीवलेस टॉप पहने, हल्का मेकअप किए खुले बालों के साथ वह किसी भी मर्द को बहका सकती थी। अपने आप को देखते उसकी शैतानी दिमाग में सोच आई और आंखें रोशन हुई। मोबाइल इस्तेमाल करते करते वह तंग आ चुकी थी, इसीलिए बाहर लॉन्च में रखे पौधे और उनमें लगे रंग बिरंगे फूलों से उसे उनसियत सी थी, जिनको देखते उसका मूड खुशगवार हो जाता था। पौधों को देखते वह वहीं बैठ गई। उसे बुराक के घर आने का इंतजार था, उसके बिना वह बोर हो जाती थी। बेजार सा चेहरा लिए वह बैठी थी जब नजर दरवाजे से अंदर आती जविश पर गई। उसने हाथ में पकड़े मोबाइल पर टाइम देखा, फिर उसे, तुम लेट हो गई आज? क्यों? माहिनूर ने उससे पूछा। हाँ यार, आज प्रोजेक्ट था मेरा एक, बस उसी सिलसिले में देर हो गई। अच्छा, तुम जाओ थोड़ा आराम करो, फिर मैं खाना भिजवा देती हूँ तुम्हारे रूम में। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी में ही फातिमा के साथ कैंटीन से लंच कर लिया था, तो भूख नहीं लगी अभी। अच्छा, तुम्हारा पेट फुल है, इसका मतलब तुम चाय भी नहीं पियोगी? अपनी मुस्कुराहट छिपाते उसने सीरियस होकर कहा। हाँ, तो पेट फुल है तो उसका चाय से क्या लेना देना? चाय तो मैं पीऊंगी। वह तो सीरियस ही हो गई थी। वह कैसे चाय को मना कर सकती थी, इसीलिए रवानी में बोली। जानती थी मैं चाय की दीवानी। महनूर ने उसके हाथ में हाथ डालते कहा और उसके साथ अंदर गई।
अच्छा तुम जाओ, मैं भिजवाती हूँ। ज़ावियार कहाँ है? सीढ़ियों पर रुकते उसने पलटकर उससे पूछा, जो किचन की तरफ जा रही थी। ऊपर ही है वह। उसने जवाब दिया और पलट गई। और महानूर किचन में मुलाजिमा को चाय बनाने का कहने के लिए चल दी। नहाकर निकलते वह बाहर आया। सवेरा की नज़र उस पर गई जिसने ब्लैक जींस के ऊपर व्हाइट ड्रेस शर्ट पहनी थी। शर्ट के निचले 2 बटन बंद थे और ऊपर वालों को बंद करते वह बाहर आ रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। जब कुछ महसूस करते उसने चेहरा ऊपर उठाया। सामने सवेरा को देखकर उसे हैरत हुई। उसे नहीं याद कि वो उसकी मौजूदगी में कभी उसके कमरे में आई हो और इस वक्त उसे यूं अपने कमरे में मौजूद देखकर उसकी आंखों में गुस्से के तासुरात उभरे। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कमरे की खामोश दीवारों से उसकी भारी आवाज टकराई। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। वो उसके इस तरह पूछने पर पहले थोड़ी डरी, फिर खुद पर काबू पाते उसने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। एक कदम आगे बढ़ाए ना तुमने तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी कजिन हो। लहजे में दुनिया जहाँ की कड़वाहट लिए उसने सर्दमारी से कहा। उसके लहजे से ज्यादा उसकी आंखों में वार्निंग थी। उसके बढ़ते कदम रुके थे। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने रूम का दरवाजा खोला, लेकिन सामने उन दोनों को देखते उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। जावियार ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिली थी। उसकी खाली नजरों को देखते जावियार की आंखों में बेबसी ने जगह ली। शल होते कदमों के साथ वह अंदर आई। हाथ में पकड़ा अपना बैग और सामान बेड पर फेंकते वह उन दोनों के मुकाबिल खड़ी हुई। क्या कर रही थी तुम यहाँ? उसने जावियार से कुछ नहीं पूछा था। वह सवीरा से सवाल कर रही थी। मैं यहाँ। जी तुम यहाँ मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आई हो तुम? अब की बार कमरे की खामोश दीवारों ने औरत की ऊंची आवाज सुनी थी। मैं ज़ावियर के कहने कमरे की दीवारें उसका जुमला मुकम्मल सुनती उससे पहले उन्हें एक करारे चमाट की आवाज़ सुनाई दी और उसी के साथ खामोशी छा गई। दीवारों ने हल्की सी नज़रें उठाकर उन्हें देखा। आज पहली बार उन्हें अपने पास से ऐसी ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही थी, वरना वह तो मोहब्बत की मीठी सरगोशियां सुनने की आदी थी। सोच समझकर अल्फाज निकालना मुंह से, क्योंकि जहां तुम खड़ी हो वह जगह भी मेरी है और जिसके बारे में तुम बोल रही हो वह मेरा शौहर है। उसने शहादत की उंगली उठाई, एक एक लफ्ज चबाकर कहा। तुमने मुझे चमाट मारा। गाल पर हाथ रखते उसने चिल्लाकर कहा। शुक्र करो सिर्फ चमाट लगा है, वरना जो अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल रहे थे ना, उनकी वजह से तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने की हिम्मत भी रखती हूँ। तुम जैसी लड़कियां न खुद खुश रह सकती हैं और न दूसरों को खुश देख सकती हैं, जो अपनी नाकाम मोहब्बत की वजह से दूसरों से हसद करती हैं और फिर अपनी ही लगाई हुई हसद की आग में जलती हैं और एक दिन खत्म हो जाती हैं। निकलो अभी यहाँ से और आइंदा बिना किसी वजह की तुम्हारी शक्ल मुझे इस घर में नजर ना आए। उसने उसे वार्निंग देते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह तो अपनी इतनी तज़लील पर आग बबूला हो गई थी। वह ज़रूर उसे कुछ कहती या जवाबी थप्पड़ लगाती अगर उसके पीछे खड़ा इंसान ज़ावियार न होता। खैर आलूद नज़रों से उसे देखती वह रूम से बाहर निकल गई। गाल पर हाथ रखे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब महानूर से टकराते-टकराते बची थी। ओ लड़की, माना कि जिस जगह आपकी बेइज्जती की जाए वहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए, लेकिन देख कर तो चलो वरना कहीं गिर जाओगी और बिला वजह दाँत टूट जाएँगे। अच्छी तो तुम वैसे ही नहीं लगती, लेकिन टूटे हुए दाँतों के साथ तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाओगी। उसके गाल पर रखे हाथ और लाल चेहरे को देखते मायनूर लम्हे में समझ चुकी थी कि वह ऊपर क्या हुआ होगा और फिर अपनी बात का बदला भी तो लेना था, इसीलिए जले पर नमक छिड़कने आ गई थी। अपना बदला तो वह किसी पर उधार नहीं रखती थी। तुम ना मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। उंगली उसके सामने करते हुए दबा दबा गुर्राई। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारे घर आती हूँ, तुम ही रोज मुंह उठाकर यहाँ आ जाती हो। अपनी उंगली से उसकी उठी उंगली को नीचे करते मायनू ने बहुत कुछ उसे उस पर जताया। मेरे मामू का घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? वह जो ऊपर कुछ न कह सकी थी यहाँ नीचे आकर अपना गुस्सा उतारने लगी। बराए मेहरबानी मामू और मामी के लिए इस घर में आया करें, उनके बेटों के लिए नहीं। गहरा तंज मारते उसने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया। क्या मतलब बेटे के लिए? कहना क्या चाहती हो तुम? वह भड़क उठी। तुम अच्छे से जानती हो इस बात का जवाब और हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ जो तुम सोच रही हो। लड़की हो लड़की बनकर रहो, खानदानी लड़कियों को यह सब जेब नहीं देता। उसने वही जुमला दोहराया जो उससे सुनने को मिला था, लेकिन इस बार उस जुमले का इस्तेमाल सही जगह किया गया था। तुम मुझे सिखाओगी कि खानदानी लड़कियों को क्या जेब देता है और क्या नहीं? तुमने खुद में और मुझ में फ़र्क देखा है? हम दोनों की सोच में काफ़ी फ़र्क है। हम दोनों के फ़ैशन सेंस को ही देख लो, तुम्हें फ़र्क खुद ही दिखाई देने लगेगा। उसके इस तरह कहने पर माहिनूर ने सर था पैर उसे देखा। वह शायद चिपकी हुई पैंट और आधे अधूरे टॉप को फ़ैशन समझ रही थी। सही कह रही हो तुम में और मुझ में ख़ासा फ़र्क है। उसने रुक कर उसके चेहरे का जायज़ा लिया, जो अपने आप को देखते फ़ख्र महसूस कर रही थी। मैं आज के मॉडर्न ज़माने में रहने वाली हूँ और तुम जाहिलों के ज़माने की। उसने अफ़सोस से कहा। सवेरा की मुस्कुराहट सिमटी थी। क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें पता है पुराने जाहिलों के ज़माने में इंसान जंगलात में रहते थे और अपना जिस्म नहीं ढकते थे। फिर इस्लाम ने उन्हें इशराफुल मखलूक़ात का रुतबा दिया और उन्हें सही गलत की तमीज़ सिखाई और औरत को एक मकाम दिया और आजकल वही औरतें दोबारा से फ़ैशन के नाम पर ऐसा लिबास पहनती है जिससे उनका जिस्म नज़र आए और बहुत फ़ख्र से खुद को मॉडर्न कहती हैं। यह सोचे बिना कि वो मॉडर्न होने की बजाय जाहिलों के ज़माने में लौट रही हैं।
वह जो पहले उसे तंग करने के इरादे से आई थी, इस वक्त उसे वाकई उसकी सोच पर अफसोस हो रहा था। वह कैसे इस तरह का लिबास पहनकर फख्र महसूस कर सकती थी। मैं नहीं जानती कि आजकल के ज़माने में भी तुम जैसी छोटी सोच रखने वाली लड़कियां मौजूद होंगी, जिन्हें फैशन का नहीं पता और जिसे यह तुम जाहिलपन कह रही हो ना, यह आज़ाद ख्याली है, जो तुम जैसी दकियानूसी सोच रखने वाली लड़की नहीं समझ सकती। उसने इतने आराम से कहा कि माहिनूर को हंसी आ गई। मतलब वह भी किसे समझा रही थी। सवेरा डार्लिंग, हीरा देखा है कभी? हीरे को हमेशा कोर में रखा जाता है, छिपा के, क्योंकि लोग उसकी कीमत जानते हैं। जबकि पत्थर तुम्हें बिना किसी कोर के ज़मीन पर पड़े मिलेंगे, जो कि लोगों की ठोकरों की ज़िद में आते हैं। औरत हीरे की तरह होती है। अपनी कीमत को पहचानो, कीमती हीरा बनो, न कि बेमूल पत्थर। लम्हे के लिए उसके अल्फाजों ने सवेरा का ध्यान बटाया था, लेकिन फिर वह सर झटकते एक अदा से बोली, तुम यूनिवर्सिटी जाती होगी ना, तो वहाँ यह भी देखा होगा कि कैसी लड़कियां ज़्यादा मकबूल होती हैं। माहिनूर को ताज्जुब हुआ, यानी वो सिर्फ उस दुनिया में मकबूलियत हासिल करने के लिए इतनी जतन कर रही है, इस दुनिया के लिए जो कि फ़ानी है। अगर इतनी मेहनत उसने खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करने के लिए की होती, तो ये दुनिया खुद ब खुद उसकी हो जाती। उसे उसकी सोच पर तरस आने लगा था। वह समझ चुकी थी इस लड़की को अपनी बात समझाना अपने अल्फाज ज़ाया करने के मुतरादिफ है। गर्ल गो हैव सम लाइफ। उसके कंधे पर हाथ रखते वह तमस्खुर से हंसी। वह आगे बढ़ने लगी जब अचानक पाँव के नीचे कुछ महसूस करते वह रुकी। उप्स, यह तो मेरे पाँव के नीचे आ गई। उसने सवेरा को देखते अफसोस से कहा और अपना पाँव उठाकर नीचे देखने लगी। क्या? सवेरा ने भी उसके पाँव की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारी गिरी हुई सोच। लबों का किनारा दांतों तले दबाए उसने कहा, गोया उसका मजाक उड़ाया हो। जब तक सवेरा को उसकी बात समझ आई तब तक वह आगे सीढ़ियों पर कदम रख चुकी थी। वह एकदम उसकी तरफ पलटी। समझती क्या हो तुम खुद को? हॉल के बीचों बीच खड़े होते उसकी पुश्त को देखते वह चिल्लाई। वह पलटी, एक गहरी नजर से सर तपैर उसे देखते हकारत से आंखें गोल घुमाई। हम्म। सीढ़ियां चढ़ती वह ऊपर चली गई। अपनी इतनी बेइज्जती पर उसका खून खौल उठा। उसका दिल किया वह जाकर उसका सर फाड़ दे, लेकिन यह उसकी बस में नहीं था। पैर पटकती वह दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गई। वह अभी तक रूम के दरवाजे को ही देख रही थी जहां से सवेरा बाहर गई थी। जाविया ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। लड़की, इतना गुस्सा? हाँ तो नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बात ही ऐसी थी। उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक तो मेरे रूम में आई, ऊपर से मेरे शौहर पर इल्जाम लगाने जा रही थी। उसने दोनों बातें उंगलियों पर गिनवाई। वह तो बस उसकी उंगलियों की हरकत देख रहा था। उसने उसे कोई सफाई नहीं दी थी और मुकाबिल ने उससे कुछ पूछा भी नहीं था। वह उस पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मेहनत अपने किरदार पर की थी। बिल्कुल, तुमने ठीक किया उसे चमाट लगाकर। मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो उसके दूसरे गाल को भी नाराज न करता, उसको भी उसका पूरा हक देता। ओहो! तुम मुझे पहले याद दिलाते ना, मुझे उसके दूसरे गाल पर भी चमाट लगानी थी। तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, उसने मासूमियत से कहा। तो तुम हल्का-सा आगे होकर मेरे कान में बोल देते ना। चलो नेक्स्ट टाइम। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उसके अंदाज में इतना ही अफसोस था जितना एक बिजनेसमैन को अपनी करोड़ों की डील लॉस होने पर होता है। इतना नहीं सोचो, वैसे ही छोटा-सा दिमाग है, वो भी खत्म हो जाएगा। ज़ाविया ने संजीदगी से कहा। उसने चेहरा घुमाकर उसे देखा। वह जो अपना कहकह रोके खड़ा था, खुलकर हंसने लगा। हाँ, छोटा-सा दिमाग है, क्योंकि आधा तो मैंने तुम्हें दे दिया है ना। वह तड़क कर बोली थी। नहीं, मेरे पास अपना है। हंसने के बीच उसने जवाब दिया। तुम्हारे अपने वाले पर जंग लग गया है, उसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। चलो अच्छा है, लोग मोहब्बत में दिल देते हैं, तुमने कुछ नया किया है दिमाग देकर। मिस्टर शौहर, अब आप फ्री में फ्री हो रहे हैं, तो पैसे ले लो। उसने ऑफर दी। कितने पैसे दे सकते हैं आप? उसने सीने पर हाथ बांधते पूछा। डील बुरी नहीं थी, जितने तुम मांगो। बंदा हाजिर है। कंगाल हो जाएंगे, फिर नहीं कहना कि लुट गया। उसने वार्निंग दी। लूटने वाली इतनी खूबसूरत हो तो मैं रोज लूटने के लिए तैयार हूँ। इतनी नवाजिशें, खैरियत तो है? उसने कनखियों से पूछा। हाँ, मैंने सुना है गरीबों की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों को पैसे भी देना चाहिए, तो सोचा क्यों ना यह नेकी का काम मैं भी कर लूं। शरारत से कहते हुए उसके सामने से निकलकर दरवाजे की तरफ गया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अपनी उस बात के बाद उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तुम वह पैर पटकती पीछे मुड़ी थी। वह दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी तरफ बढ़ना फिजूल था। उसने इर्द गिर्द देखा, उसे कुछ नहीं मिला। जूता तुम्हारे पाँव में है, जाविया ने उसे याद दिलाया। उसने एक नजर पाँव में पहने जूते को देखा, फिर उसे। वह उसे जूता नहीं मार सकती थी। कुछ न मिलने पर उसने बेड पर रखा तकिया उठाया और उसको दे मारा, जो सीधा उसके सीने पर जाकर लगा। लड़की, तुम घर पर चीजें उठाकर सबको मारती थी क्या? इतने पक्के निशाने हैं तुम्हारे। तकिया हाथों में पकड़ते उसने उससे पूछा। अभी वह हाथ में ही था जब उसने दूसरा भी उठाकर उसकी तरफ फेंका। यह उसको नहीं लगा था। वह अचानक साइड होते रूम के दरवाजे से बाहर निकला, जहां मायनूर हाथ में चाय लिए खड़ी थी, जमीन पर पड़े तकिए को, और फिर उसे देखते वह कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। जावियार एकदम सीधा हुआ। अपनी शर्ट सही करते हुए उसे देखते मुस्कुराया। कुछ नहीं, वह बस मैं चेक कर रहा था तुम्हारी बहन का निशाना कितना पक्का है।
फिर क्या पता चला? बड़ी खतरनाक है मेरी बीवी, बच के रहना पड़ेगा अब उससे। बड़ी देर से पता चला आपको? उसने ट्रे से चाय का कप उठाकर उसे देते हुए कहा, क्या कर सकते हैं अब? वह हँस दी। ज़ावियार आगे बढ़ गया। वह दरवाज़े में पड़े तकिए के ऊपर से फलांगती हुई अंदर आई। बेचारे से तोड़ो यार ज़ावियार भाई, क्यों मार रही थी उन्हें? तो कौन-सा इन तकियों की लगने की वज़ह से उसका ज़ख्म बन गया? उनके लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे ज़ावियार भाई को। वह तकिए उठाकर दोबारा अपनी जगह पर सेट करने लगी। ज़ोई, तुम्हें देखकर ना बहुत खुशी होती है। वो उसके साथ आ बैठी। तुम्हें देखूँ तो इस बात पर यकीन आता है कि जो होता है वह इंसान के अच्छे के लिए होता है। मुझे भी खुद पर फ़क्र होता है कि मैंने उस आज़माइश को सब्र के साथ पार किया और देखो आज मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया, वह भी इतना मीठा। उसने एक नज़र उस दरवाज़े को देखते हुए कहा जहाँ से कुछ देर पहले ज़ावियार बाहर निकला था। हूर सही कहती थी, अगर वह खुदा किसी इंसान के ज़रिए तकलीफ़ देकर तुम्हें पीछे हटने को कह रहा है, तो पीछे हट जाओ। खुद को उस इंसान पर मुसल्लत ना करो। उसकी दी गई तकलीफ़ को मोहब्बत समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो गुस्से में हो तो आपके साथ लैंग्वेज अब्यूज़ करे और गुस्सा ठंडा होने के बाद आपसे माफ़ी माँगे और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाए, तो ये मोहब्बत नहीं टॉक्सिटी कहलाती है और सबसे काबिल रहम ज़ात उन औरतों की होती है जो ऐसे मर्दों को माफ़ कर देती हैं। सायम की तरफ से की गई बेएतबारी के बाद मैंने उसे कभी उस खुदा से नहीं माँगा। मैं किस मुँह से एक ऐसे इंसान को माँगती जिसने बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़ दिया था। हाँ, मैं अल्लाह से अपने हक़ की खुशियाँ माँगती थी और देखो वो मुझे मिल गई। हम अल्लाह से एक फूल माँगते हैं, वह हमारी दुआ सुन तो लेता है लेकिन अता करने में थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि वह एक फूल देने की बजाय हमें पूरा बाग देने के असबाब बना रहा होता है। बस हमें उस पर यकीन रखना है। उसने एक गहरा साँस खारिज किया। जितनी तुम अच्छी हो ना, तुम ज़ावियार भाई जैसा शौहर ही डिज़र्व करती थी। हाँ, जो मुझसे मार भी खा ले, है ना? शरारत से कहते उसने आँख फेंकी, वह हँस दी। ज़ोई एक बात पूछूँ? कुछ लम्हे बाद उसने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, हाँ, पूछो। वह चाय उठाकर पीने लगी। क्या पर्दा औरत के लिए पाबंदी है? ज़विश ने उसे देखा, वह संजीदा थी। यह सवाल अचानक उसके ज़हन में क्यों आया? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम बताओ ना। तुमने उस फल को देखा है जो ढका हुआ न हो? उस फल पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं, उसे थोड़ा-सा खाती हैं और फिर छोड़ देती हैं। फिर वह फल कोई इंसान नहीं खा सकता और वह सड़ जाता है। बजाय उसके वह फल जो ढका हुआ हो देखने में ही कितना ताज़ा लगता है कि उसे खाने को भी जी जाता है और वह मक्खियों से भी बचा रहता है। ठीक उसी तरह औरत की भी मिसाल उस फल जैसी है। पर्दा औरत के लिए पाबंदी नहीं बल्कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर औरत को एक दिन मर्द की आँख लगा दी जाए ना, तो वह अगले दिन खुद को 7 पर्दों में लपेट कर बाहर निकले। क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों में मकबूलियत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम बेपर्दा हों? उसके ज़हन में सवेरा की बातें चल रही थीं। हम पढ़ने जाते हैं, शऊर हासिल करने के लिए, अपनी ज़ात को निखारने के लिए और यह सब हम पर्दे में रहकर भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात मकबूलियत हासिल करने की है, वह तो तुम्हारी बात ठीक है। आजकल के ज़माने में अक्सर लोग बेपर्दा लड़कियों से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनका यह माइंडसेट बना होता है कि अगर ये औरत पर्दा कर रही है, तो ये छोटी सोच की होगी। ज़विश ने उसे 100 में से 60 लोगों की तल्ख़ सोच बताई, जो वह खुद भी जानती थी। क्या लड़कों में मकबूलियत हासिल करना इतना ज़रूरी है कि औरत को बेपर्दा होना पड़े? उसने एक और सवाल किया, उसकी आवाज़ में गहरा सदमा था। इस ज़माने में सिर्फ़ अल्लाह की नज़र में मकबूलियत हासिल करनी ज़रूरी है। उसके अलावा किसी और की नज़र को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर अल्लाह का हुक्म है कि आपने पर्दा करना है, खुद को छिपा कर रखना है, तो बस उसके आगे अगर-मगर का सवाल पैदा ही नहीं होता। अपने रब को राज़ी करें, उसकी नज़र में बेहतर बनें। अगर ये सो कॉल्ड मॉडर्न ज़माने के लोग आपको दकियानूसी कहते हैं, तो कहने दें, आप उनको जवाबदेह नहीं हैं। हम सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, सबको आज़ादी हासिल है, जो चाहे वह करे। आखिर को आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नूर पर्दा चॉइस नहीं है, यह फ़र्ज़ है। और जो ये लोग कहते हैं ना शर्म और हया तो औरत की निगाह में होनी चाहिए, पर्दा ना भी करो तो कुछ नहीं होता। उन लोगों को बस ये बात पूछनी चाहिए कि क्या आप खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा हयादार हैं? नहीं ना। अगर उन्होंने पर्दा करने का हुक्म माना है, तो आपके पर्दा न करने की 100 दलीलों का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। इस्लाम ने औरत को एक पहचान दिलवाई है और औरत को जितनी आज़ादी देनी थी इस्लाम दे चुका है। अब उसके आगे जो औरत को चाहिए वह आज़ादी नहीं बेहयाई है। तो क्या हम मर्द ज़ात से बात नहीं कर सकते? नूर ऐसा नहीं हो सकता। देखो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको मर्द-ज़ात से बात करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, आते-जाते पब्लिक सवारियों में ड्राइवर के साथ या दुकान पर कपड़े बेचने वाले दुकानदार के साथ। बस बात करते वक़्त अपनी हदूद नहीं भूलनी चाहिए और आपका लहज़ा भी इतना सख्त होना चाहिए कि सामने वाला किसी खुशफ़हमी में मुब्तला ना हो सके और अपनी हदूद भी क्रॉस ना करे। अल्लाह हिदायत दे सबको और उन्हें इतना शऊर दे कि वह ये सब सोचें और उस पर अमल भी करें। माहिनूर ने ठंडी साँस लेते हुए कहा।
वह ये तमाम बातें पहले से ही जानती थी, लेकिन आज उसे सवेरा की सोच पर ताज्जुब हुआ था और अपनी उस हैरानगी को खत्म करने के लिए उसने ज़विश से यह सब पूछा। आमीन। वैसे तुम्हारे दिमाग में ये सवाल अचानक कहाँ से आ गया? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा तुमने। वह क्या है ना, इस रूम में आने से पहले रास्ते में मेरी मुलाकात एक मॉडर्न लड़की से हो गई थी। उसने तंज मारते हुए कहा। कौन? सवेरा? उसे अचानक वही याद आई थी। मायनूर हंस दी। सविश ने सर नफी में हिलाया। उसे कुछ देर पहले की हरकत याद आ गई। अल्लाह बचाए उसे।